गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी त्रिपुरा में आई है 2019 में। ये पार्टी बनाई गई टिप्रा नाम से, और ये टिप्रा मोथा नाम से ये पार्टी है, और ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाने की बात कर रहे हैं। 2019 में ये पार्टी बनी। जो त्रिपुरा के लास्ट किंग थे, उनके बेटे ने इस पार्टी को बनाया है। तो ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जो है, डिमांड है क्या, अब हम ये देख लेते हैं। तो ये डिमांड है बेसिकली 19 इंडिजिनस ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा के लिए एक अलग से स्टेट बनाने की। अब त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो आपके 6 शेड्यूल में बनाया गया है, उसके अंदर जो रीजन्स आते हैं उसको इंक्लूड किया जाएगा, और 36 विलेजेस जो हैं इसके अंदर, उनको जो है इंक्लूड करके डिमांड की जा रही है कि ये टिप्रा लैंड बनाया जाए। अब सिर्फ त्रिपुरा ट्राइबल काउंसिल एरियाज़ को ही नहीं, बल्कि जो तिप्रासा जो इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा जो बाकी स्टेट्स में रहते हैं, जैसे असम, मिज़ोरम, बल्कि इवन जो बांग्लादेश के नेबरिंग हिस्से में रहते हैं, उनको भी इंक्लूड करके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाने की डिमांड रखी जा रही है। अब ये डिमांड ओरिजिनेट क्यों हुई है? क्योंकि जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, वो ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज़ की वजह से खुद ही अपनी स्टेट में माइनॉरिटी बन चुकी हैं। फिर ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता है। एथनिक पॉलिटिक्स बढ़ रही है वहाँ पर। एक सेपरेट स्टेट की डिमांड की जा रही है, क्योंकि एथनिक नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा है त्रिपुरा में। और जो आपका TTADC है, जो आपका त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज़ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसको सिर्फ 2% ऑफ स्टेट बजट मिलता है, जबकि 40% स्टेट की पॉपुलेशन उस एरिया में रहती है। तो जो है ये पार्टी जो है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की जो डिमांड कर रही है, ये भी कह रहे हैं कि NRC को जो है त्रिपुरा में लेकर आया जाए, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को बचाया जा सकेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मीरा। मीरा टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी G20 में एग्रीकल्चर डेप्यूटीज़ की मीटिंग चल रही है, और इंडिया ग्लोबल इनिशिएटिव एक लॉन्च करना चाहता है मीरा नाम से, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। 2023 आपको पता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। इसमें इंडिया अपने आप को ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स जो है वो पेश करना चाहता है, क्योंकि 1/5 ऑफ वर्ल्ड की मिलेट जो है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस होती है। हमने अपने बजट में ये भी अनाउंस किया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद जो है वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। यहाँ पर हर तरह की मिलेट्स पर रिसर्च की जाएगी। अब जो मीरा प्रोग्राम है वो होगा क्या? इसमें जो है हम मिलेट कंजम्पशन को जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो रिसर्च इसके ऊपर जो है हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं। इंडिया जो है सीड मनी प्रोवाइड करवाएगा मीरा के लिए, और हर G20 मेंबर भी जो है वो अपने बजट अपने हिसाब से मेंबरशिप फ़ी के हिसाब से जो है इसमें पे करेगा। मीरा का जो सेक्रेटरीट होगा वो दिल्ली में होगा। ठीक है। तो अब हम क्यों मिलेट्स को प्रमोट करना चाहते हैं? क्योंकि मिलेट्स जो हैं वो स्मॉल ग्रेन सीरियल्स हैं। बहुत कम पानी लगता है इसको उगाने में। ज्वार सबसे फेमस आपको पता है मिलेट क्रॉप है, उसके बाद बाजरा है, और हमारे लगभग 7% ऑफ द जो हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है, वहाँ पर मिलेट्स उगाए जाते हैं। इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लाइवलीहुड्स जो है जनरेट करने में, और हमारी फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड रादर अगर हम इंश्योर करना चाहते हैं, तो मिलेट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। ये आपके पॉलिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अब्दुल नज़ीर जो हैं, उनको वो जो है एज अ गवर्नर बना दिया गया है, अमंग ऑफ कोर्स 6 न्यू अदर गवर्नर्स। तो अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में। आपको पता है आर्टिकल 153 से 167 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स के बारे में गवर्नर के बारे में डील किया गया है। अब प्रेसिडेंट जो है वो अपने ही हाथों से और अपने ही सील से जो है वो गवर्नर की अपॉइंटमेंट करते हैं। गवर्नर की क्वालिफिकेशन जो बेसिक होती है, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए, 5 साल की जो है टर्म होती है, या फिर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, कितनी भी देर के लिए जो है एक गवर्नर की टर्म रह सकती है, जब तक मतलब प्रेसिडेंट मतलब चाहता है। ठीक है। सो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होती, कोई फिक्स टर्म नहीं होता है गवर्नर का। लेकिन एक जज को गवर्नर बनाना
जो है उसकी क्रिटिसिज्म क्या है ये भी देख लेते हैं। अगर आप एक जज को आप गवर्नर बनाओगे तो उससे होगा क्या कि जो एग्जिस्टिंग सिटिंग जजेस हैं उनका प्री रिटायरमेंट कंडक्ट जो है वो बदल जाएगा। उनको भी लगेगा कि उनको भी अगर वो सरकार के फेवर में फ़ैसला देते हैं तो उनका भी जो है बाद में पोस्ट रिटायरमेंट कोई जॉब मिल सकती है गवर्नमेंट्स उन्हें। तो इसलिए टोटल बैन ऑन रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ हायर जुडिशरी पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि उनको ट्रिब्यूनल्स कमीशंस में डालना पड़ता है बाद में जब वो रिटायर हो जाते हैं। हमने ये भी प्रोविज़न रखा हुआ है कि रिटायर्ड जजेस जो हैं वो किसी ना किसी ट्रिब्यूनल या किसी ना किसी कमीशन का पार्ट रहेंगे, तो इसलिए उनके ऊपर टोटल बैन तो नहीं लगा सकते। लेकिन एक आर्म लेंथ रिलेशनशिप होना एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर गवर्नर जैसे रोल में, क्योंकि गवर्नर तो एम्प्लॉय और एजेंट ऑफ द सेंटर होता है। तो इसीलिए जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड पर जैसे जो है वो कि स्टेटस पर लेकर जाना किसी फॉर्मर जज को थोड़े क्वेश्चंस रेज कर देता है, ठीक है। लेकिन ऐसा ही आपको एक और इंस्टेंस याद होगा कि एक जज को गवर्नर लगाने से भी ज़्यादा ख़तरनाक क्या हो सकता है कि एक इलेक्शन कमिश्नर को आप सेंट्रल मिनिस्टर बनाओ बाद में, ठीक है। जैसा कि एमएस गिल जो जो 2004 के जो इलेक्शंस हुए थे जब यूपीए इलेक्शन पावर में आया था, तो उस टाइम के पर जो उस समय के इलेक्शन कमिश्नर थे एमएस गिल जी जो थे, उनको बाद में यूपीए गवर्नमेंट ने अपने उनके रिटायरमेंट के बाद उनको अपनी पार्टी में लिया और उनको जो है एक मिनिस्टर बनाया, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स बनाया। तो वो एक और ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो रेज़ करता था इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ही जो पोस्ट रिटायरमेंट कोई ना कोई जॉब अगर गवर्नमेंट में दी जाती है ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को, तो उसके ऊपर जो है वो उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर एक उन इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस पे एक खतरा आता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज़। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सेबी ने रिसेंटली प्रपोज किया है कि रोल और अकाउंटेबिलिटी जो है ट्रस्टीज़ ऑफ म्यूचुअल फंड्स उसको एक बार रिव्यू किया जाए। तो म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज़ होते कौन है? ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, और ये सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस के ही कंप्लायंस में बनाए जाते हैं। तो ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ जो होते हैं ये म्यूचुअल फंड की प्रॉपर्टी को जो है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स जो हैं या जो यूनिट होल्डर्स हैं वो ये होल्ड करते हैं। यही जो लोग हैं यही असेट मैनेजमेंट कंपनी जो आपकी म्यूचुअल फंड को चलाती है, मैनेज करती है, उसके अपॉइंटमेंट भी यही करते हैं। ट्रस्टीज़ जो हैं वो एडिक्वेट क्वालिफिकेशन और स्किल के होने चाहिए। ट्रस्टीज़ के पास ही पावर होती है कि वो एएमसी जो मैनेज कर रही है उस म्यूचुअल फंड को, उसको पीनलाइज भी कर सकते हैं अगर सेबी के रेगुलेशंस वायलेट करती है वो एएमसी, तो ठीक है। तो अब सेबी के मुताबिक कम से कम मिनिमम 4 ट्रस्टी ज़रूर होने चाहिए, जिसमें से 2/3 जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है? जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर होती है ट्रस्ट की, उसी को हम असेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। यही डे टू डे ऑपरेशन जो है म्यूचुअल फंड का चलाती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया एआई इनिशिएटिव। साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि ग्लोबली जो है एआई से रिलेटेड डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं आगे, जैसे चैट जीपीटी। तो गवर्नमेंट भी जो है अपना इंडिया एआई इनिशिएटिव जो है वो इंडियन टेक कंपनीज़ के साथ पार्टनर करके आगे बढ़ा रही है। तो इंडिया एआई इनिशिएटिव है क्या? नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है इंडिया की। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और नासकॉम द्वारा। एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन जो है ये क्रिएट करती है। एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है बेसिकली नासकॉम उसके साथ मिलकर इसको बनाया गया है। तो ये एक सिंगल सेंट्रल नॉलेज हब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमें देती है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है? एक वाइड रेंजिंग ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जो कि स्मार्ट मशीन्स बनाने के से कंसर्न्ड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पैंगोंग सो। ज्योग्राफी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडिया की पहली फ्रोज़न लेक मैराथन जो है वो लद्दाख के पैंगोंग सो में कंडक्ट की जाने वाली है। पैंगोंग सो कहाँ पर है? लद्दाख में ऑफ कोर्स। और ये लॉन्ग नैरो डीप एंडोरिक, एंडोरिक मतलब लैंडलॉक्ड लेक है जो कि 14,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर लद्दाख हिमालयस में लोकेटेड है। ये इंडिया से लेकर तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन में जो है ये सिचुएटेड है, और 60% जो इसके एरिया है वो तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन में ही आता है। ये इंडस रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है, याद रखना।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑब्राइट मीटेरॉइड, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट एनालिसिस जो है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद का, उसने ये रिवील किया है कि 2 विलेजेस गुजरात के ऑब्राइट मीटेरॉइड से हिट हुए हैं। ये सेकंड ऐसा रिकॉर्डेड क्रैश है ऑब्राइट मीटेरॉइड्स का इंडिया में। अब ऑब्राइट मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक्स जो कि ऑक्सीजन पोर कंडीशंस में बनते हैं। ठीक है, इसमें एक्जॉटिक मिनरल्स हैं जो कि अर्थ पर वैसे नहीं पाए जाते, जिनको हम पायरोक्सिन कहते हैं। तो ऑब्राइट मीटेरॉइड जो है उसमें ऑर्थोपायरोक्सिन जो है वो मिला है। पायरोक्सिन क्या होते हैं? सिलिकेट्स बेसिकली, जो कि सिलिका टेट्राहेड्रा की जो है सिंगल चेन्स होती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉलेरा। ये आपके जो है सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अपने वर्स्ट कॉलेरा देखेगा आने वाले डेकेड में। कॉलेरा बिकॉज ऑफ कोर्स एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। कॉलेरा क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है। बैक्टीरियम विब्रियो कॉलेरा की वजह से होती है। ट्रांसमिट कैसे होती है? वाटर या फिर फूड से, कंटेमिनेटेड वाटर या फिर फूड से। और इसके लिए ऑलरेडी 3 वैक्सीन्स जो है WHO अप्रूव्ड मार्केट में अवेलेबल है, डुकोराल, शांचौल और यूविकोल प्लस। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू, आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील के क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू जो है वहाँ पर अभी रिसेंटली लाइटनिंग हुई और उसकी जो फ़ोटोज़ हैं वो बहुत ही वायरल हो गई थी सोशल मीडिया पर। तो क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू रियो डी जेनेरो में ब्राज़ील में सिचुएटेड है। 1931 में कंप्लीट हुआ। 30 मीटर टॉल स्टैचू है। आर्ट डेको स्टाइल में इसको बनाया गया है। अब आर्ट डेको स्टाइल क्या होता है? मॉडर्न स्टाइल है डेकोरेटिव आर्ट्स और आर्किटेक्चर का, और इसको डिफरेंट फाइन आर्ट्स को जो है ये अमेलगमेशन है। सिमेट्रिकल, ज्योमेट्रिक, स्ट्रीमलाइंड, हर तरह की जो है आर्ट्स का ये मिक्सचर है। इसको हम कह सकते हैं कि मॉडर्निज्म जो है फैशन में लाने वाला आर्ट डेको डिज़ाइन ही है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Greater Tipraland. This topic is important for your social issues. So a new political party has been formed in Tripura in 2019 called the Tripura Indigenous Progressive Regional Alliance (MOTHA), and they are demanding Greater Tipraland. So this party has been floated by the son of Tripura's last king, and their ideological demand is Tripura, uh, Greater Tipraland. They want to carve out a new state for the 19 indigenous communities or tribes of Tripura, and this region would include uh, the already existing Tripura tribal areas, autonomous district council villages, and apart from that, uh, it will also include certain areas of Assam and Mizoram where indigenous people of Tripura live. It will also include certain areas of Bangladesh where these people also live, and the basic aim is to include every tribal person who is living in the indigenous areas or villages outside TTAADC. Okay, so why did this demand originate at the first place? Because there has been a huge influx of refugees from East Pakistan during, rather before 1971, and what has happened here is that the indigenous people have been reduced to a minority status. So there has been a conflict between tribals and non-tribals because of uh, these tensions, and there has also been a revival of ethnic nationalism in Tripura because of that. So there is also a sense of discontent because TTAADC receives only 2% of the state budget while it is composed of 40% of state population. So you know that TTAADC was formed under the 6th schedule of the constitution, and this political party is also demanding the implementation of NRC in Tripura. Okay, so the next topic is Mira. This topic is important for your economy section. So with food security and nutrition as a top priority, India is also planning to propose the launch of a global initiative called MIRA, Millet International Initiative for Research and Awareness, at the Agriculture Deputy meetings of under G20. Okay, so you know that 2023 is the International Year of Millets. So that's why India wants to present itself as a global hub for millets. So, because, of course, because the
country produces about one fifth of the world's millets. And the what is this Mira program? The initiative will be aimed at coordinating millet research programs at the international level, and the plan is to promote millet consumption by raising awareness. India will be providing the seed money for this initiative, and each G20 member would subsequently be required to pay its budget in the form of a membership fee. The Mira Secretariat would be located in Delhi. What is the importance of millets? These are small grain cereals. They require very less water for cultivation. That's why they can they can also be grown in rain-fed areas. Jowar is the most widely grown millet crop, while bajra is another millet crop. And about 97% of India's gross cropped area is consisting of millets. It has the potential to generate livelihoods, and it will also be important for us to ensure our food and nutritional security, not just in India but all over the world. So the next topic is appointment of governors. This topic is important for your polity section. So former Supreme Court Judge Justice S. Abdullah Nazir is among the six new faces who have been appointed as governors by President Draupadi Murmu ji recently. So you know that appointment of governor is dealt by the Constitution in Articles 153 to 167, and these governors are appointed by the President by warrant under his hand and seal. The qualification, if we look at the qualifications, then governor should be a citizen of India. He should have completed the age of 35 years. There is no fixed tenure for the governor. Generally, the term of office is 5 years, but it is subject to the pleasure of the president. But there has been certain criticism regarding a judge being appointed as a governor. It is not that there is a total ban on retired members of higher judiciary to be appointed after their retirement, because we have certain provisions where certain commissions and tribunals are there, where there is specifically mentioned that a retired judge would occupy that position. So there is not this is not a case that central government does not appoint judges in other areas. Specifically, appointing a judge as a governor is of concern because the governor is having a relationship of an employee and agent of the center. So India's judiciary has remained at an arm's length with the executive. So that's why it violates that the spirit of that relationship. So that's why it is being criticized. So the next topic is mutual fund trustees. This topic is important for our economy section. So capital markets regulator SEBI has recently proposed that they want to review the role and accountability of trustees of mutual funds. So these mutual fund trustees serve as independent bodies, and they aim to protect the investor interests. So these board of trustees hold the property of mutual funds in mutual fund interest for the benefit of unit holders or the investors. So they also appoint the asset management company, which these AMCs are responsible for managing that mutual fund. So the mutual fund trustees have their adequate qualification and skills mentioned under the SEBI regulations. The trustees are also authorized to initiate any action against the AMC or even penalize them if the SEBI regulations are not being complied by the AMC. So, what is the structure as per SEBI mandate? The every mutual fund must have at least four trustees. Two-thirds of them must be independent. And what is an asset management company? So it's an investment manager of the trust, and it takes care of the day-to-day operation of that particular mutual fund. So the next topic is India AI initiative. This topic is important for your science and tech section. So against the backdrop of recent developments in the AI field globally, India is also expanding the India AI initiative in partnership with Indian tech companies. So it is a India initiative is the India AI initiative is the National Artificial Intelligence Portal of India, which was launched in May 2020, and it is a joint initiative of Ministry of Electronics, National E-Governance Division, and NASSCOM. What is National E-Governance Division? It was created in 2009 as an independent business division under the Digital India Corporation, and NASSCOM, you know, it's a not-for-profit industry association of IT and IT companies. So India in AI initiative is a single central knowledge hub for artificial intelligence. And what is artificial intelligence? It's the wide-ranging branch of computer science which is concerned with building smart machines.
So the next topic is Pangong So. This topic is important for your environment section and geography section. So India's first frozen lake marathon will be held at Ladakh's Pangong So Lake. So in Ladakhi language, Pangong means concavity and So is lake in Tibetan. So Pangong So is a long, narrow, deep Andoric lake. Andoric means landlocked lake. It extends from India to Tibetan Autonomous Region. 60% of the lake lies in Tibetan Autonomous Region. You just remember that it is not a part of the Indus River Basin. So the next topic is Albright meteorite. This topic is important for your science and tech section. So a recent analysis by a group of scientists at Physical Research Laboratory Ahmedabad has found that two villages of Gujarat were hit by Albright meteorites. This is the only second recorded crash of an Albright in India. So Albright meteorites are coast-grained igneous rocks which are formed in oxygen-poor conditions. They contain a variety of exotic minerals which are otherwise not found on Earth. The recent ones that we found in Gujarat are composed of orthopyroxene. Pyroxenes are basically silicates, and they consist of single chains of silica tetrahedra. So the next topic is cholera. This topic is important for your social issues. As per a report by World Health Organization, the African continent is going to witness its worst cholera crisis this decade because of extreme weather events and poor water supply and sanitation infrastructure. So what is cholera? It's a life-threatening disease. It is caused by bacterium Vibrio cholera, and it is transmitted to humans through contaminated food and water. There are already three WHO pre-qualified oral cholera vaccines called Dukoral, Shankol, and Uvicol Plus. So the next topic is Christ the Redeemer statue. This topic is important for your art and culture section. So recently, Christ Redeemer statue of Brazil was struck by lightning, and the pictures of it went viral on social media. So this statue is located in Rio de Janeiro in Brazil. It got completed in 1931, and it's a 30 meters tall statue. It is the largest Art Deco style sculpture in the world. What is Art Deco? It is the modern style of decorative arts and architecture, and it is different from the fine arts. It also contains elements from all modern art styles, symmetrical, geometric, and streamlined, all formats, and it is said to have brought modernism into fashion. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.